Welcome to Knowledge Crystal UPSC. This is the first video on the channel about the CDS GS paper, of which results were announced recently. I am scoring around 60 marks in the paper through different answer keys I have checked. How I solved the paper in the real exam mode, I will tell you in the video, and this will help you with your skilling. So let's get into it. About me, I cleared CDS 2 times, 2023 का first and second both. I'm not revealing my identity here because I think it is not necessary. Let's get into the video. CDS GS with ease. Ease doesn't mean easily, but it means correct efforts in right direction. Yes, what I followed in this paper for the preparation, NCRTs, diligently I followed them. PYQ analysis, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, ये मैंने पेपर से 2 दिन पहले उठाई थी. आई फॉलोड दिस मेनली. CDS, NDA, CAPF के PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू देम एट एनी कॉस्ट. कोई टेस्ट सीरीज़ मत करो, बट इसको छोड़ के गए तो यू आर एट लॉस. डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट. हिस्ट्री करो, इकोनॉमिक्स करो, पॉलिटी भी करो, एंड ज्योग्राफी. These are the 4 subjects people fear of, but I am saying these are the 4 subjects, very interesting subjects, who are giving OTA or even giving any for any academy. I am telling you, these are the most interesting subjects. Don't depend on science and current affairs. Now science के कुछ questions easy आ रहे हैं, इस साल भी आए हैं, हर साल easy आते हैं, तुम कर लेते हो. और कुछ लोग फिर यही बोल देते हैं कि साइंस और CA करके ही क्वेश्चन पेपर निकल जाता है. बट इस बार पेपर में इकोनॉमी और हिस्ट्री का शेयर बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, एंड दिस विल इंक्रीज़, क्योंकि UPSC इज़ ऑल्सो हैविंग डेटा कि CA और दिस साइंस को करके लोग पेपर निकाल दे रहे हैं. तो दे ऑल्सो डोंट वांट कि बस इन 2 पे पेपर निकल जाए. लॉजिकल गेस और एलिमिनेशन मेथड, हाउ इट वर्क्स, आई विल टेल यू इन द वीडियो फर्दर. मैंने सेट A लिया है. क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा पूरे, बट जहाँ नीड होगी आई विल रीड. जहाँ लॉजिकल गेस लग रहा होगा और सिंपली एलिमिनेशन लग रहा होगा, आई विल टेल हाउ इट वर्क्स. पहले क्वेश्चन में लॉजिकल गेसिंग लग रही है, कैसे बताता हूँ. मायोपिया पूछा हुआ है. इवन दो इट इज़ रिटन इन दी NCRT, एग्जैक्ट 2 ऑप्शंस लिखे हुए हैं पेपर में जो आए हैं, बट मान लेते हैं मुझे नहीं पता थे. सेकेंड ऑप्शन देख, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल. यहाँ पे लॉन्गेशन बोला हुआ है और यहाँ पे टू स्मॉल बोला हुआ है. 2 और 4 एक साथ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि या तो स्मॉल ही होगा या तो लॉन्ग ही होगा. 2 और 4 कट किया. अब स्मॉल नहीं है तो फिर लॉन्ग होगा, अगर लॉन्ग नहीं है तो स्मॉल होगा. तो 2 कट किया. 2 किसी ऑप्शन में फिर से नहीं है, मतलब 4th है. आंसर इज़ 4th. 1 and 4 नहीं पता था, कर दिया तब भी लॉजिक से. ग्राफ देखना आता है, सॉल्व हो जाएगा. इजी क्वेश्चन, NCRT. इजी NCRT. अगेन ग्रेविटेशन, इजी क्वेश्चन बोलूँगा, NCRT है. PYQ भी है 2020 का, तो आई एम सेइंग कि यू हैव टू डू दिस थिंग. PYQ करने पड़ेंगे, NCRT करनी पड़ेगी. इजी क्वेश्चन है. आई वुड कंसिडर ईजी दोज क्वेश्चंस जो किसी बुक में लिखे हुए हैं, जो हम बेसिक सोर्सेज पढ़ते हैं. लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, फॉर इकोनॉमी वी रीड NCRTs, तो वो इजी क्वेश्चन माना जाएगा. जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो या तो लॉजिक से सॉल्व होगा या वो टफ़ होगा. आगे बता दूंगा कैसे. सोनिक बूम मान लेते नहीं पता था, करना है. नाउ कम टू दिस. सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट. ये चीज़ मैं तुमको आगे भी दिखाऊंगा. काफ़ी क्वेश्चंस में तुमको कंफ्यूज किया जाएगा 2 सेम वर्ड देके. यहाँ पे लेसर इक्वल का कोई रोल ही नहीं है. ग्रेटर और ग्रेटर वो जानते हैं कि तुम इन दोनों में ही कंफ्यूज होगे.
एक में लाइट दिया हुआ है, एक में साउंड ही पूछा था तो साउंड लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन द साउंड। ये ग्रेटर इसको 50-50 बना देता है। जहाँ पे तुमको दो ऑप्शन सेम से दिख जाएँ उनको काट देना, बाकी अलावा। नाउ कम टू दिस 6th क्वेश्चन NCERT का है, सॉल्व हो जाएगा ईजिली। नाउ 7th क्वेश्चन NCERT, 8th NCERT, 9th NCERT, 10th NCERT, 11th लॉजिक से होगा, कैसे होगा बताता हूँ, क्योंकि टफ़ है। हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने टफ़ कंसिडर किया। 11th 12th में है बट हम पढ़ते नहीं हैं CDS के लिए। तो हाउ आई डिड इट, लॉजिक से किया था मैंने भी, मेरे को भी नहीं आता था। मेरे को पता है कि क्लोरोफिल क्या होता है, विच इज़ फाउंड इन लीव्स। फाइलोटैक्सी लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ़ यू जस्ट कट दिस वर्ड ना, फिल ओ टैक्सी, दिस इज कॉल्ड वर्ड ब्रेकडाउन। फिल and fill, which is found in leaves. Answer is arrangement of leaves. रिस्क लेना पड़ेगा, जो रिस्क तुम्हें लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें रिस्क लेना, जिसका कोई आइडिया ही ना हो। डोंट टेक रिस्क इन दोज क्वेश्चंस। NCERT 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 अगेन। मान लेते हैं NCERT से भी नहीं, मैंने ये कैसे किया था मैं बताता हूँ। अमुक्त माल्यदा 2022 का पेपर है CDS का। अमुक्त माल्यदा पूछा हुआ है ऑप्शन में। नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क जाम्बती, कल्याणम, रव्यचक, वामू और एनीथिंग। अमुक्त माल्यदा पूछा, उसकी लैंग्वेज पूछी, तो आपको PYQs एनालिसिस करना है, ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। अगले क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, एक आएगा ज्योग्राफी का जिसमें ऑप्शन से ही एक क्वेश्चन आया हुआ है इस बार के पेपर में। अगेन जैनिज़्म इज़ द हाईलाइट टॉपिक ऑफ UPSC। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, भक्ति सूफी मूवमेंट्स, कृष्णदेवराय डायनेस्टी, चोला पीरियड, these are the highlighted topics where UPSC asks questions. तो श्वेतांबरा सेक्ट, बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ से कुछ चीज़ें सिखानी है मुझे तुम लोगों को। बताता हूँ कैसे। अगर तुम एग्जामिनर होते तो इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हो वो देखना, मैं वही बताऊँगा। मान लेते हैं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बस 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं, एक गलत बताना है। वाइट क्लॉथ्स की जगह ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईजीली ऑल्टरेबल। इट रेफर्स टू द मॉन्क्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ इंडियाज इन 4th century BCE। ये 4th century की जगह पे 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, या कुछ भी। दे रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द 12 अंगाज। ये 12 अंगाज की जगह 13, 11, 10 भी हो सकता है। ईजिली ऑल्टरेबल। बट 4th स्टेटमेंट देखो, दे बिलीव दैट women कैन ऑल्सो अटेन सेल्वेशन। इसमें तुम गलती निकालो वो बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि दे बिलीव किया उन्होंने बस कि वुमेन कैन ऑल्सो अटेन सेल्वेशन। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये लॉजिक से हो जाएगा, बट हाँ ये रीडिंग से हो जाएगा अगर तुमने NCERT बेसिक पढ़ी है तो। विक्रम खोल केव्स पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, टफ क्वेश्चन है। बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस, यू डोंट हैव एनी क्लू। ये क्वेश्चन बताता हूँ, लेवेलोइस टेक्निक। ये क्वेश्चन मैंने इसी पेपर से किया। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हरप्पा पॉटरी, पहला ऑप्शन। एंड सेकेंड वन इज़ इट रेफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। या तो ये हरप्पा का ही होगा या फिर ये प्री हिस्टोरिक होगा। इतनी चीज़ तो तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ आ जानी चाहिए। और ये चीज़ आएगी कैसे, जब तुम PYQ एनालिसिस करोगे। और ऐसे तुम्हें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे दिस सेम लॉजिक अप्लाइज। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के 2-3 एग्जाम्पल पहले दे चुका हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नाउ इसी क्वेश्चन पेपर का 84th क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेलियोलिथिक टूल्स। पेलियोलिथिक टाइम वॉज प्री हिस्टोरिक टाइम, जो हरप्पा तो नहीं होगा। एंड इफ़ दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स
तो इन दोनों में से एक तो सही होगा, ये होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था 2 and 4 में से आंसर इज़ 2 ओनली। दिस वॉज ऑल्सो 50-50 क्वेश्चन बिकॉज 1 and 2 में से कोई एक होना ही था। यहाँ से ये फ्लेक टूल निकल के आया प्री हिस्टोरिक टाइम का। डन। नेक्स्ट वन टफ क्वेश्चन है, सॉल्व करो ना करो इट्स अप टू यू। मैंने 2 ऑप्शन पढ़े हुए थे और मैं एक और बता देता हूँ, एक और बहुत जनरल चीज़ है। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन द गथा लैंग्वेज, अ रिफाइंड वर्जन ऑफ ओल्ड प्राकृत। इतनी प्रिसाइज जानकारी के बारे में आपको और प्रिसाइज किया जा रहा है। रिफाइंड वर्जन ऑफ ओल्ड प्राकृत यूजिंग द शारदा स्क्रिप्ट डील्स विद टॉपिक्स सच एज फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक। इस क्वेश्चन को अगर उसको गलत करना होता तो कोई छोटा सा स्टेटमेंट बनाता और उसमें कहीं पे गलती कर देता, बट कथा लैंग्वेज को भी डिफ़ाइन कर दिया, शारदा स्क्रिप्ट को भी डिफ़ाइन कर दिया, डील करती है ऐसे ऐसे टॉपिक्स के साथ। तो इट इज़ क्वेश्चन अबाउट सम ग्लोरिफिकेशन ऑफ बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। अच्छी बातें बताई गई हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन, आर्यभट्टा का भी ग्लोरिफिकेशन किया गया है, पाई 3.1416। अगेन वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। थर्ड वन, अब यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स। दिस पर्टिकुलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स। अगेन जस्ट सी दिस, इस पॉलिटिकल सिस्टम की जगह इकोनॉमिक सिस्टम भी हो सकता है, सोशल सिस्टम भी हो सकता है। थर्ड वाले में थोड़ा डाउट है, अदरवाइज़ पहला और दूसरे ऑप्शन में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने बोल दिया कि फ़र्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती का स्कोप ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने PYQs देखे हैं। गथा लैंग्वेज ऐसे जब वो किसी चीज़ को ही अपनी तरफ से क्लियर करके दे रहे हैं तो आपको उसमें ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि ये गलत हो सकता है या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर उनको गलत करना होता तो वो छोटा सा स्टेटमेंट फॉर्म करते और वहाँ पे वो गलती निकाल देते, बट नहीं। नाउ वी विल गो विद दिस 1 2 3 और 1 2, 1 and 3 and 2 ओनली इज़ नॉट आर ऑप्शन, क्योंकि 1 2 हमें पता लग गया सही है। अब इसमें से 50-50 करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो ये ठीक या ये ठीक। आंसर इज़ दिस, आई मार्क दिस, मेरा सही हुआ है। अगेन तो सही है ही, पॉलिटी में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दोनों जगह PYQs है। इसमें 2 फैक्ट दिए हुए हैं और 2019 का PYQ भी है। अगेन जिस ऑप्शन में तुम्हें स्टेटमेंट में तुम्हें 2 फैक्ट मिल जाएं, जैसे कि बिल फॉर द इंडिपेंडेंस एक्ट was introduced in parliament on 4th July and received the royal assent on 18 July, उसमें तुम्हें गलती करने के स्कोप कम हो जाते हैं। ये मैंने PYQ से डिराइव किया है। जिस स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हैं वो गलत होने का चांसेस कम है। जहाँ पे सिंगल फैक्ट है, एक्ट ऑफ 1947 लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बस एक नंबर चेंज किया, पूरा स्टेटमेंट गलत। अगेन फिर भी मैं कहूँगा ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने PYQ से डिराइव की है, वो बात अलग है, वो गलत हो सकती है। बट ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि ये PYQ भी रहा है और NCERTs और लक्ष्मीकांत में रिटन भी है। अगेन लक्ष्मीकांत से है, डायरेक्ट कर सकते हैं लक्ष्मीकांत। थर्ड क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन इज़ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs के ऊपर क्वेश्चन है। एक आगे भी है, वो दिखाऊंगा, वो भी इसी से सॉल्व हुआ है। पहले ये देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछा हुआ है। जब भी किसी क्वेश्चन में तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई दिख जाएं तो डोंट ट्राई टू मेक इट रॉन्ग थ्रू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, डिसेंट वर्क की बात हो रही है,
पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। वहाँ पे यू नीड नॉट टू पुट योर ब्रेन कि ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कैसे होगा। जब यूपीएससी के एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन पेपर बनाया होगा तो उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जाके सब हेडिंग्स नहीं पढ़े होंगे। देयर कैन बी दिस डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा है उनको जाके। बहुत जनरल बातें लिखी हुई हैं, मार्क देम करेक्ट 1 2 3। ये PYQs से तुम जनरेट करोगे। जब PYQs एनालाइज करोगे, सॉल्व करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि हाउ आई एम सेइंग दिस थिंग। ईजी क्वेश्चन अगेन, fog, clouds, soils, landforms. These are the फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC जिस पे वो हमेशा सवाल पूछते हैं। इस बार बस थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट और आई वुड से वोकेबलरी डिफरेंट की है उन्होंने, बट हाँ किया जा सकता है। अगेन मैं जो बोल रहा था कि PYQs के ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इसका आंसर जीगन है। NCERT में रिटन नहीं है बट हाँ किया जा सकता है बिकॉज PYQs है, ईजी होगा। शुगर केन अगेन PYQ में पूछा हुआ है। बेसिक डिफरेंस ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं हम, उसका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट, लेक के अराउंड कैसी सेटलमेंट बनेगी। यार लेक हमेशा मैंने ऐसी, चलो कितनी भी बुरी शेप हो वो गोल, ऑलमोस्ट गोल ही होती है, तो लीनियर कैसे बनाओगे। यहाँ सेटलमेंट नहीं, क्रॉस शेप्ड यहाँ पे ऐसे, डजंट मेक सेंस। सर्कुलर है, सर्कुलर बना दो, ख़त्म। नाउ इन क्वेश्चंस में आई वुड से कि रिस्क लेना चाहिए बिकॉज ये दो ऑप्शन तो सेंस ही नहीं बनाते। इसमें पूछा हुआ है बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड, तो बायोटिक एबायोटिक हो सकता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। कुछ क्वेश्चंस में UPSC अपना वर्डिक्ट देता है, कुछ लोगों को ठीक लगेगा कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, बायोटिक एबायोटिक हो सकता है। पॉइंट मैंने मार्क किया है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। कुछ कोचिंग आंसर कीज ये भी बोल रही है कि बायोटिक एबायोटिक। लेट्स नॉट गो इनटू दिस। ऐसे क्वेश्चन कभी तुम्हारी मेरिट डिसाइड नहीं करते, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि इनको छोड़ के भी मत आना, इनको एक मार्क करके आओ, तुम्हारा फ़ायदा ही होगा इन द एंड। 29 फैक्ट है, करंट बोल सकते हैं। माउंटेन्स, लेक्स एंड डेजर्ट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देखो, एक वर्ल्ड मैप अपने रूम में लटकाने से कुछ नहीं होगा जब तक अगर तुम कॉपी में उसको बना के नहीं देख रहे हो। इट डजंट मेक सेंस। मेरे पास अच्छे अच्छे मैप्स हैं, आई विल अपलोड देम ऑन चैनल, आई विल टीच यू इवन इफ़ यू गाइज वांट, लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 30, मान लेते हैं तुम्हें इकोनॉमी नहीं आती है बट एक सिंपल सा लॉजिक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तुम बताना। इसमें बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। पहली बात तो मनी सप्लाई वो होती है जो लोगों के पास पैसा होता है, मनी विद द पब्लिक, ठीक है, हार्ड कैश विद द पब्लिक। अब एक चीज़ इसमें लिखी हुई है, परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स। पहली बात तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, ठीक है, या तो परचेज ही होगा या फिर सेल ही होगा। पहली चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई। अब एक बात बताना, परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल्स किसने लिखा हुआ है, बाय द सेंट्रल बैंक। परचेज ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, मान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक तुमसे एक पेपर ख़रीद लेती है, और पेपर ख़रीद लेती है मतलब एक डॉक्यूमेंट है वो ख़रीदा और तुमको पैसे दे दिए, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, पैसे दिए ना तुमको, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ नहीं। पहला स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों में से भी कोई एक ही ठीक था और कोई एक तो ठीक है ही, फोर्थ हमने पहले ही काट दिया इनके चक्कर में। आंसर इज़ 1 and 3। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए था कि 2 सही है, पूरा क्वेश्चन सही है, सॉल्व हो जाता। नैरो मनी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, M0, M1, M2, M3, PYQ है CAPF का, NCERT में भी रिटन है। बट दिक्कत ये है ना, कोई मार्केट में पढ़ा नहीं रहा है NCERT, इकोनॉमी की नहीं पढ़ा रहा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा है,
बस सीए और साइंस के चक्कर में लोगों को पागल बनाया जा रहा है और बच्चे भी बन जाते हैं, कोर्सेज खरीद लेते हैं 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार के. लेट्स नॉट गो इनटू दिस, दैट इज़ कंट्रोवर्शियल. 32, डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी. ये चीज़ मैं तुमको एक बहुत इजी वे में बताता हूँ कैसे. डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है. लेट मी टेल यू. मान लेते हैं ₹50 इक्वल्स टू $1. अगर इसका मतलब क्या है, 50 रुपये देने पड़ते हैं $1 लेने के लिए. एग्जाम्पल लिया है. बट अगर हमें 60 रुपये देने पड़े $1 को लेने के लिए, तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, डी वैल्यू हो गई है हमारी करेंसी. इसका मतलब इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. एंड दूसरा स्टेटमेंट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. मैं बताता हूँ कैसे. पहले एक्सपोर्टर को $1 मिल रहा था, तो 50 रुपीज़ मिलते थे. एक्सपोर्टर ने सामान एक्सपोर्ट किया, उसको $1 मिला. पहले उसको 50 रुपीज़ मिलते थे, बट आफ्टर डीवैल्यूएशन उसको 60 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि लोगों को पैसा तो कमाना है. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओनली स्टेटमेंट विथ सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस. पूरे 4 ऑप्शन में तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि 1-2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड इन दोनों में से कोई एक तो ठीक होना ही है. 2 स्टेटमेंट सही किया और आंसर तुम्हारे सामने. बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, बट कोई पढ़ा नहीं रहा है इकोनॉमी, दिक्कत हुआ है. यस. अगेन जीएसटी से वो बार बार कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं. तो 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, अगली बार वो शायद लॉ पूछ लें, किस लॉ से हम लेके आए थे, कौन सा अमेंडमेंट था. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. और इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इजी है. अगेन फिजिक्स का एक इजी क्वेश्चन, इजी. एनसीईआरटी. हेयर आई विल प्रूव दैट ग्रेटर वाला थिंग. 9/5 एंड 9/5, 36, 32. 9/5 पे वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं. 10/3 दिया हुआ है, 5/9 दिया हुआ है, काट दो इनको. 9/5 पे वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं 36 और 32 में. 50-50 पहुँच गए थे, और मेरे को लगता है कि बेसिक है. हाँ, 11th की एनसीईआरटी में है, बट पता होना चाहिए. इजी क्वेश्चन है. 50-50 बड़े आराम से आ सकते थे 9/5 9/5 देख के. एनसीईआरटी 10th का क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कैंडल. PYQ है CAPF 2011 का, और एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन भी है सेम. कार्बन के ऊपर क्वेश्चन है, डायमंड और ग्रेफाइट. अब अगला क्वेश्चन कार्बन के अदर एलोट्रोप्स पे हो सकता है. कंपाउंड, शुगर. एनसीईआरटी की लाइन है यार, एनसीईआरटी. और मैं दिखा भी सकता हूँ, इट इज़ एग्जैक्टली रिटन इन द एनसीईआरटी. दिस क्वेश्चन सेम जो मैंने अभी पीछे बताई, ग्रेटर वाली और 9/5 वाली चीज़, वो इधर भी अप्लाई होती है. जस्ट सी दिस, कोहेशन एंड अडेशन. वो आपको 2 जगह बस कंफ्यूज करना चाहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल में या रूट प्रेशर में. और ट्रांसपिरेशन पुल भी इसी क्वेश्चन से सॉल्व हुआ, क्योंकि ट्रांसपिरेशन 2 जगह दिया हुआ है. 50-50 भी आ सकते थे इन दोनों में, इन दोनों को देख के, सिर्फ कोहेशन अडेशन को देख के. और ये PYQ से आती है,
ये चीज़ मैं नहीं बना रहा हूँ, ये चीज़ PYQ से जनरेट हुई है और ये आगे भी फॉलो होगी। इसी पेपर में 4 times आई हैव शोन यू, आगे भी दिखा दूँगा। सेम एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो पूछा हुआ है। न्यूट्रिएंट साइकिल देखी है, फॉस्फोरस साइकिल देखी है, ऑक्सीजन साइकिल देखी है, कार्बन साइकिल देखी है। दीज आर द न्यूट्रिएंट साइकिल। बट कभी एनर्जी की साइकिल देखी भी है किसी बुक में? नॉर्मल भी अगर याद भी नहीं है ना तो पढ़ी भी नहीं होगी कहीं। बट एनर्जी साइकिल नेवर एग्जिस्ट यार, नेवर हर्ड। जो चीज़ पढ़ी नहीं है, एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल, सही बात लिखी हुई है, और न्यूट्रिएंट फ्लो इज़ साइक्लिक। इजी क्वेश्चन, NCERT बेसिक्स। नाउ कम टू दिस, 11th क्लास की NCERT में है। हमारे लिए टफ़ है क्योंकि हम 9th-10th पढ़ते हैं। छोड़ के आओ, टफ़। अगेन शिवाजी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है, उन्होंने कब क्या किया। हार्ड टू रिमेंबर। आई विल नॉट सजेस्ट कि ऐसे हिस्ट्री पढ़ी जाए। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व करके आए हैं, इवन दो इट वॉज टफ। इंडियन स्ट्रगल, सेम चीज़ अभी बोल रहा था, 9/5 और ग्रेटर में चंद्र बोस यहीं पे आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं B और D में। सुभाष चंद्र बोस इज द आंसर। 50-50 जहाँ पहुँच गए। अगर तुम इसे भी मार्क कर देते हो ना गलती में, लेकिन 10 में से 6 क्वेश्चन तुम सही करोगे, 4 क्वेश्चन ऐसे गलत होंगे, तब भी तुम इन द पॉजिटिव ब्रैकेट में हो। टफ़ मान लो, स्टिल टफ़ माना है मैंने, जबकि है इजी। 50-50 के बाद दैट क्वेश्चन इज़ नॉट टफ। वो आपको खुद स्कोप दे रहे हैं एलिमिनेट करने का, तो दैट क्वेश्चन इज़ नॉट टफ। अगेन CAPF का 2020 9R सेंट पूछा हुआ है। NCERT की थीम्स में ये लाइन लिखी हुई है, अंदर कौन है। इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर, बट येस याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये PYQ है। अगर नॉर्मल NCERT की लाइन होती तो मैं इसको टफ़ कर देता कंसीडर, क्योंकि हार्ड है याद करना। बट CAPF का PYQ है, इसलिए करना पड़ेगा। नैनार और अलवर्स, देयर डिवोटीज़, अगली बार वो पूछ लें अलवर के डिवोटीज़। नैनार्स और अलवर्स में डिफरेंस क्या है, पहले पूछा हुआ है, तो यू हैव टू प्रिपेयर। टफ क्वेश्चन है 53। ये क्वेश्चन, बस ये वाला जो पॉइंट है ये NCERT में रिटन है। बाकी यूपा, सेक्रीफाइशियल पोस्ट, दिस क्वेश्चन इज टफ, बेटर यू लीव। अगेन देवगढ़, हड़प्पा पढ़ते हैं तब भी देवगढ़ पढ़ते हैं, यूपी में है, NCERT में है। नटराजा ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो चीज़ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले भी दिखाई थी श्वेतांबरा सेक्ट जैनिज़्म वाले क्वेश्चन में, चोला पीरियड। अब शिवा इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग। ठीक है, यहाँ राइट की जगह लेफ्ट हो सकता था। इन दोनों को इंटरचेंज करना इज़ वेरी इजी, जो UPSC करता है यूजुअली, बट इस क्वेश्चन में नहीं किया है। नाउ शिवा इज शोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन द this stance. The main right hand holds Damru, Shiva's favorite musical instrument. This question is tough. Better you leave. एशियन, इजी क्वेश्चन है, लॉजिक से हो गया। मैंने एशियन नहीं पढ़ा था एग्जैक्टली कि कैसे उसका चेयरमैन डिसाइड होता है, बट लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। लॉजिकल थिंग, ASEAN, chairmanship of ASEAN rotates annually based on the alphabetical order of the English names of member states. The chairmanship is decided by voting among the member states. एक में बोल रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेयरमैन डिसाइड होता है, और दूसरे में बोल रहा है वोटिंग से डिसाइड होता है। भाई एक से ही होगा डिसाइड, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे दोनों स्टेटमेंट्स। 1 और 2 में से एक सही है, 1-2 दोनों साथ में सही नहीं है, 1-2 दोनों साथ में सही नहीं है, और 1-2 में से एक तो सही है। आंसर इज दिस। अगेन जो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 12th डेट्स कैन ईजिली बी ऑल्टर्ड। 12th नहीं है, 8th को होता है। अगर मान लेते मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करता तो मैं 4th को सबसे पहले काटता, 1-2 एंड 1-3 से सॉल्व करता इसको। 1-2 है ही कॉन्ट्राडिक्ट्री, तो 1-3 पे मैं तब भी आ गया। एंड दीज डेट्स आर जनरली रॉन्ग इन द UPSC क्वेश्चन पेपर्स। ये मैंने PYQ से डेराइव की है, मैंने नहीं बना दिया है। आगे भी दिखाऊंगा कि उन्होंने कहाँ डेट्स के साथ चेंजेस किए हैं।
TDS सिस्टम, इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं इस साल, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़. गवर्नमेंट स्पेंडेड अ लॉट ऑन दिस, दैट्स वाई. कम टू द थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली. जस्ट फोकस कि जब आप राशन शॉप पे राशन लेने जाते हैं तो आपको ये नहीं बोल के दिया जाता कि ये सेंटर का है, ये स्टेट का है. आपको बस राशन दिया जाता है आपके राशन कार्ड देख के. नाउ बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरी. अगर मान लो मैं राशन लेने जाऊंगा तो मुझे सेंटर का और स्टेट का अलग नहीं मिलने वाला है. एक ही दुकान पे एक ही राशन मिलने वाला है. तो सेंटर अलग मुझे आइडेंटिफाई करे, स्टेट मुझे अलग आइडेंटिफाई करे. डज इट मेक सेंस? फॉर मी इट इज़ नो. आई कट ऑप्शन 3 लेफ्ट विद 1 2 and 4. सम स्टेट्स, उसमें ये भी नहीं लिखा कि ऑल स्टेट्स. भाई इतने राज्य हैं, किसी एक राज्य ने भी दिया होगा तो ये स्टेटमेंट सही है. आंसर इज़ 1 2 and 4. बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है, किसी एक ने भी दिया होगा. सम स्टेट्स लिखा हुआ है. इसमें अगर लिखा होता कि 28 स्टेट्स ही देती हैं या फिर 20 स्टेट्स देती हैं तो माइट भी कि 20 की जगह 21 होता. बट यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्टेट्स. एक ने भी दिया होगा, कभी भी दिया होगा, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट सही. आंसर इज़ 1 2 and 4. Which one of the following concepts considered as the human development pillars? Focus on this question. इस क्वेश्चन के काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी सारे आंसर्स निकाले हैं, बट मैंने PYQs एनालिसिस किए हुए हैं. जब भी कोई ऐसा वेरियस इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें यू हैव टू थिंक ब्रॉड. ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स क्या क्या हो सकते हैं? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. इन तीनों में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. बट दिस सिक्योरिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने 1 2 3 ऑप्शन में मार्क किया हुआ है, बट मैं बताऊँ 4th भी इज़ करेक्ट. गूगल सर्च करना, पहला पेज आएगा, सिक्योरिटी इज़ देयर. बट let's say you are in Jammu and Kashmir and you are in a insecure area. Would it not affect your human development? करेगा ना डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट. तो हाउ कैन यू से कि सिक्योरिटी नहीं होगा? एक जनरल लॉजिक का क्वेश्चन है, किसी बुक में नहीं लिखा होगा. अगर लिखा होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने उसी बुक से क्वेश्चन बनाया है. बहुत वेग क्वेश्चन है. Go with 1 2 3 and 4, all are correct. Again tough question. स्विफ्ट सिस्टम, ये न्यूज़ में आया था. रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की सेटलमेंट्स, जो ट्रेड सेटलमेंट्स होते थे उनकी ट्रांसफ़र्स के लिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए ये आया था. बट इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर. आई वुड कंसिडर दिस टफ. किया हो किसी ने तो अच्छी बात है, मैंने भी किया था ऑब्वियसली, बट इट इज़ टफ. बेटर टू लीव दीज क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल. अभी बताया कि सॉइल इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक इन विच UPSC आस्क्स. अगेन मैप तो चाट जाओ भाई. मैप से हर साल 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स. अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन रिलीज़ करता है. कर लेना तैयार. और ये हर साल मार्च में रिलीज़ होता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ स्टैटिक. या बोलेंगे यार, हर करंट अफेयर की कंपाइलेशन में उस टाइम तुमको दिख जाएगा. या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑब्वियसली दिख ही जाएगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड्स फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC. ये दोनों कुछ लाइन्स एग्जैक्टली रिटन है NCERT में. तो थर्ड वाला तुम गलत कर सकते थे इजीली, गलत होता ये 4th ऑप्शन. नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 2 and 4. 2 मेजर फॉर्म्स. ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि ओनली 2 हैं. ओनली 2 होता तो शायद मैं मानता कि स्ट्रेटिफॉर्म नहीं होगा या क्यूमुलिनिफॉर्म नहीं होगा. बट यहाँ लिखा हुआ है एज जनरल 2 मेजर फॉर्म हो सकती हैं. मान लिया 1 इज़ करेक्ट.
2 इज़ ऑल्सो करेक्ट फ्रॉम ऑप्शन. फोर्थ, क्लाउड्स हैविंग निम्बो, एनसीईआरटी की लाइन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ईजी क्वेश्चन है इकोनॉमी का. अगेन लॉजिक से होगा ये क्वेश्चन, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है. मैं बताता हूँ कैसे. WPI, पहली बात तो ये CAPF का और CSE का PYQ है. एंड 2021-22 ये टाइम पीरियड ना बहुत क्रूशल है, जब कोविड से हम निकले थे और हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने वाला था. ठीक है. शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड. एक बात बताओ, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज़ क्यों होगी? पोस्ट कोविड इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि लॉकडाउन खोला. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ टोटली रॉन्ग, काट दिया. 1-4 सही है. थर्ड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसको प्रूव करता है. इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हुआ था क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी, लॉकडाउन्स लग गए थे जगह जगह, तो जो सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हुई, इसलिए क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुए थे. आंसर इज इन 4. नहीं आता था बट कर लिया लॉजिक से. अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन. इकोनॉमी तुम नहीं छोड़ सकते. अगली बार वो पूछ लें क्यों WPI रिलीज़ कौन करता है, CPI क्या होता है, CPI में क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर देम ऑल. SDG पे एक क्वेश्चन पहले भी था सेम. नीति आयोग ने कोई SDG बनाया होगा तो बाहर का SDG देख के बनाया होगा. 17 गोल्स हैं SDG में, लाइफ बिलो वाटर, याद कर लो. अगली बार भी वो सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इजी था. इकोनॉमी अगेन अ बिट ट्रिकी बट इजी. PDS पे फिर से एक क्वेश्चन. मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट तुम खुद से रीड करो वीडियो पॉज करके. वाइल डिटरमाइनिंग poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, educational and medical requirements are determined for subsistence. इस स्टेटमेंट में गलती करने का स्कोप ही नहीं है. अगर बोला है कि पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्टर्स यूज़ होते हैं तो इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं गलत, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो इससे ओनली 2 वाला ऑप्शन और नाइदर 1 नाइदर 2 गलत हो जाते हैं. यू आर लेफ्ट विथ 50-50. मेरे को ये एग्जैक्ट पता था क्योंकि न्यूज़पेपर में आता रहता है. आई डिड दिस. अगेन दिस क्वेश्चन फुल्ली बेस्ड ऑन लॉजिक बट हिस्ट्री का है. हिस्ट्री टफ लगती है लोगों को, पता नहीं क्यों. और क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शन देख लेता है ना बच्चा तो वैसे ही डर जाता है. बट लेट्स डू दिस. शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन अग्रीमेंट विद द इंग्लिश. ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. हिज चीफ मोटिव वॉज टू सिक्योर इंग्लिश एड अगेंस्ट सिद्दीज एंड बंदा रंजपुरी. एक एम्बेसडर भेजा, उसका मोटिव क्या था वो लिख के दे दिया. चलो, इंग्लिश के पास भेजा था क्योंकि उसे इंग्लिश से चाहिए क्या था? एड. और एड किस चीज़ की थी? ग्रेनेड्स की, मोटार की, अम्यूनिशन की. तुम देख रहे हो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक नेगोशिएटर भेजा, एम्बेसडर भेजा, उसका मोटिव ये था कि उसे हेल्प चाहिए थी इंग्लिश से, और कैसी हेल्प चाहिए थी वो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. तो इसमें गलती करने का कोई स्कोप है? एक स्टोरी लिखी हुई है बस 3 लाइन में, 1 and 2 and 3. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. अगली बार वो पूछ लेंगे लिखा किसने था, किसके टाइम पे था, रूलर वॉज. तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. इट इज़ बेटर यू लीव दिस क्वेश्चन. खरावेला डिस्ट्रॉयड किया था, वो पूछ सकते हैं. इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन सकता है.
वैष्णव कल्ट, वो हार्ड है. दिस वन, शंकरादेव. आई वुड से कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए. रिस्क लोगे फ़ायदा मिलेगा. हिज टीचिंग्स आर ऑफन नोन एज द भगवती धर्मा. उसकी टीचिंग्स इस नाम से बुलाई जाती थी. देर इज़, आई फाउंड नथिंग रॉन्ग इन दिस. भगवती धर्मा किसी के दिमाग में अपने आप नहीं आ गया होगा, कॉपी पेस्ट किया हुआ स्टेटमेंट है. और ये जो वर्ड्स हैं वी डोंट यूज़ इन जनरल टॉक्स. मतलब मैं तुम बात करें तो ऐसे जनरली वी डोंट यूज़ दीज टर्म्स. ऑफन नोन एज, ये किसी बुक की लैंग्वेज है. ऑफन नोन एज. नाउ ही एनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सताराज मोनेस्ट्रीज. एक सेंट थे, उन्होंने एनकरेज किया. ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने बनवाया या खुद अपने आप जाके ईंट लगाई उसमें, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. एक जनरल चीज़ लिखी हुई है कि एनकरेज किया ये मोनेस्ट्री, प्रेयर हॉल्स बनवाना, ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. भाई बहुत अच्छी बात लिखी हुई है. 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. अब नाउ हिज मेजर कॉम्पोजिशंस इंक्लूड कीर्तना घोषा 1, 2, 3. इसमें किसी को डाउट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, हो भी सकता है नहीं भी. 3. हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूड कीर्तना घोष 1, 2, 3. रिस्क लेके देख लो क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच ही गए. नाउ अब्दुल रज़ाक. PYQ है NDA का. उनको ट्रैवलर्स पे पूछने की आदत है. पिछले 10 साल में 10 बार पूछा होगा. अगेन लॉजिक. रेस टू ज़ीरो कैंपेन. ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस टू ज़ीरो, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है. ये भी नहीं लिखा हुआ कि ओनली ऑब्जेक्टिव. कुछ 5-6 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव डीकार्बनाइज्ड इकोनॉमी का भी है. ठीक है. इट इज़ रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ ज़ीरो सम गेम. ज़ीरो सम गेम मतलब डोंट यू थिंक इट इज़ अ कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट. मेरे दिमाग में तो अगर कोई क्वेश्चन बनाना है मुझे तो आई कांट फ्रेम अपने आप ही कि ज़ीरो सम गेम कुछ थ्योरी होगी और उसके बेसिस पे ये ज़ीरो रेस टू ज़ीरो कैंपेन है. आई वुड मार्क दिस बोथ 1 and 2. दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, यू कैन लीव ऑल्सो, बट लॉजिक से ये क्वेश्चन किया जा सकता है और यू हैव टू टेक रिस्क इन दिस. बिकॉज और ये चीज़ जनरल स्टेटमेंट और ये मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्टेड है, ऐसी आपको PYQs में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिससे ये चीज़ प्रूव होती है. नाउ पहले मैंने बोला डेट्स आर इजीली ऑल्टरेबल. NAPCC का पूछा हुआ है. पहला स्टेटमेंट जनरल है. NAPCC कोई गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म की, कोई गवर्नमेंट प्लान लेके आई तो वो उससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं. कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, मेंटेन करना चाहते हैं ग्रोथ रेट को, या रिड्यूस करना चाहते हैं वल्नरेबिलिटी को, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिड्यूस करना चाहते हैं. कोई प्लान लेके आए हैं, एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, तो उसका यही ऑब्जेक्टिव होगा कि वो ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करे, पीपल ऑफ इंडिया को सेव करे, उनकी वल्नरेबिलिटी कम करे. बहुत जनरल स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट देखो. इन 2014, इस 2014 को 2005, 2006 कुछ भी होगा उसको ईज़िली ऑल्टर कर दिया UPSC ने. डेट ऑल्टर कर दी. 2008 एक एक्चुअल डेट है. एंड UPSC ऑफन चेंजेस दीज थिंग्स. मतलब करते हैं वो. आंसर इज़ ओनली 1. मैंने PYQ से डिराइव किया था और मैं श्योर था कि ये ऑप्शन गलत है. नाउ ब्लू ग्रोथ रेफर्स टू. वर्ड ब्रेकडाउन पहले बताया था फाइलोटेक्सी में. ब्लू ग्रोथ, ब्लू ग्रोथ, ब्लू से क्या समझ आता है? ओशियन, मैरीटाइम सिक्योरिटी. दीज थिंग्स आर द फर्स्ट
thought when I think about blue growth. Only one option supports this: sustainable growth in the marine and maritime sectors. ब्लू ग्रोथ लॉजिक से होगा. किसी शायद करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में भी नहीं था, मैंने लॉजिक से किया और ये सही है और इजी है. वर्ड ब्रेकडाउन लगेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लगेंगे, डेट्स ऑल्टर होंगी और ऐसे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके दिए जाएंगे. जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स. इवन दो आई हैव नॉट रेड दिस बट मैंने कर लिया. अगेन ऑपरेशन सद्भावना, ये कुछ करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में था, मैं भूल गया था और मेरे दिमाग में ये आया कि इंडियन आर्मी की जगह इंडियन नेवी हो सकता है, क्योंकि एक इंडियन नेवी का जूली करके एक ऑपरेशन हुआ था, वो मुझे याद था, बट आई वॉज रॉन्ग. इंडियन आर्मी ने ही कंडक्ट कराया था. ओवर थिंकिंग भी कभी कभी काम नहीं करती, बट येस आई मार्क दिस रॉन्ग. UN सिक्योरिटी काउंसिल. एंड वन मोर थिंग, ऐसे क्वेश्चन भी गलत होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, बट ऐसे बहुत क्वेश्चन ठीक होंगे जो आपने नहीं भी पढ़े हुए हैं और लॉजिक से सॉल्व किए हैं. तो डोंट वरी एंड डोंट पैनिक. नाउ UN सिक्योरिटी काउंसिल, अगली बार वो पूछ सकते हैं कि UNSC और UN में क्या, UN जनरल असेंबली में क्या डिफरेंस है. एंड इसका आंसर जापान था. इजी क्वेश्चन है. अगेन ये क्वेश्चन भी लॉजिक से सॉल्व होगा. मैंने बोला नंबर्स आर इजीली ऑल्टरेबल. पहले 2014 का कुछ और कर दिया, या फिर वो 4th सेंचुरी BC का कुछ और कर सकते हैं. तो सेम प्लैनेट्स का, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में पूछा हुआ. मैंने बस देखा वीनस हैज़ 2 मून्स, मैंने कहा 2 मून है, मैंने सबसे पहले वो स्टेटमेंट काटा था. नाउ 3 and 4 ये कॉमन है. आंसर बचा बस फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर. मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर. मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू द सन एंड रिवॉल्व सो फास्ट. तो उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है. वेरी वेरी likely to happen. And this question I end up marking right. सेम मैप से होगा. वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप चार्ट जाओ. इंडिया के सारे माउंटेन पीक्स, नॉर्थ ईस्ट के, सेंट्रल इंडिया के, साउथ इंडिया के और हिमालयाज, यू हैव टू डू एवरीथिंग. सेम NCERT में है. साउथ में उगते हैं ये कैश्यू नट्स एंड मैग्नोलिया. डन. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एग्जैक्टली नॉट रिटन इन एनी बुक, बट येस let me tell you how I did this. Plantation farm estates are scientifically managed. Plantation farms जैसे कि टी प्लांटेशन करते हैं तो वो टेरेन्स में होता है, साइंटिफिकली मैनेज होते हैं. ट्रू लिखा हुआ है. प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल आउटले. उनमें पैसा भी ज़्यादा लगता है. लैंड्स हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप. जब कैपिटल आउटले ज़्यादा है ना, तो ये सोच लेना कि इंडियन फार्मर्स आर नॉट दैट मच केपेबल कि वो प्लांटेशन फार्मिंग खुद से करें. आई एम जस्ट डोंट टेक मी रॉन्ग, इंडियन फार्मर्स आर वेरी गुड, बट आई एम सेइंग कि इंडियन फार्मर्स एज अ होल बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं सबके पास. दे मोस्टली इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है. तो ये फॉरेन ओनरशिप वाली बात सही हो सकती है. प्लांटेशन फार्मर्स रियर एनिमल फॉर सेल नहीं, वहाँ से वो उनके प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, नॉट द एनिमल्स. भेड़ बकरियाँ रखते हैं उनका वूल बेचने के लिए, नॉट भेड़ बकरी बेचने के लिए. तो ये लॉजिक से आपको गलत ऑप्शन बताना था. यू कैन नॉट दिस. PYQ है NDA CDS दोनों का. अगेन ये मैंने गलत मार्क कर दिया था, बट ये मैं 50-50 पहुँच गया था. और ऐसे होते हैं 50-50 में पहुँच के तुम गलत मार्क कर दो. अब मैं ये बताता हूँ कैसे. पेलियोलिथिक टूल के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है. इसामपुर वॉज अ वेल नोन सेंटर स्टोन टूल मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक.
and was situated along a small seasonal stream known as कामताहल्ला. इसामपुर को बता भी दिया भैया, बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स देना बाकी है, बाकी नहीं तो इन्होंने सब बता दिया. कामताहल्ला के पास है, कर्नाटका में है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, वेल नोन सेंटर है स्टोन टूल का. दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी very likely to be true. After this, Paleolithic blade is a flake tool, the length of which is more than twice its width. मेरे को यहाँ पे लगा कि थ्राइस होगा या कुछ भी होगा, ट्वाइस नहीं होगा, जो मैंने पीछे यूज़ किया है लॉजिक. बट अगर मैं इसको गलत नहीं करता तो मेरे पिछले 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. आई कैन अफोर्ड कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है. पहले ही काट दिए थे 2 एंड नाइदर, क्योंकि 1 तो सही था ही था, 1 सही था. 50-50 था, मैंने मार्क नहीं किया ये बस इसकी वजह से कि ट्वाइस था. बट ये सही है, पर ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, NCERT वगैरह कहीं नहीं है. इट इज़ अ साइट जहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है. अगेन टफ क्वेश्चन है, मत करो, छोड़ दो. बट हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर पढ़ लेना कत्यापदी सिस्टम क्या है और व्हाट आर दीज थिंग्स, यू हैव टू रीड. अगेन हार्ड है, तुम्हें आता है तो कर दो, अदरवाइज़ बुक्स में नहीं लिखा हुआ है. सेम मीर बोझा, इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी तक नहीं निकला है, तो बहुत वेग क्वेश्चन है. आंसर इन दोनों में से कोई एक है, मैंने ये मार्क किया है, बाकी लेट्स सी. शाहजिया कल्ट पे देख रहे हो, उन्होंने श्वेतांबरा सेक्ट पूछ लिया, अभी एक और कल्ट पूछ लिया. अब लोगों को क्या लगेगा, जो मुझे भी लगा था, शाहजिया कल्ट, शाहजिया इट्स अ सूफ़ी और मुस्लिम नेम. सूफीज़म वर्ड ब्रेकडाउन पे गया मैं तो शाहजिया कल्ट लग रहा है सूफीज़म से रिलेटेड. आई मार्क दिस. बुद्धिज़्म इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC, वहाँ से सवाल पूछते हैं. टफ क्वेश्चन है, मेरा गलत हुआ है. भक्ति, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जस्ट रीड देम प्रॉपरली. लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन द सुभाष चंद्र, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट इशू चल रहा था, जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जो इशू चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन आया है और रूल ऑफ लॉ के ऊपर है. टफ मानूंगा क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ है. अगेन लक्ष्मीकांत कर सकते हैं, पंचायत का क्वेश्चन है. सेम मिशन इंद्रधनुष न्यूज़पेपर में रहा है, क्योंकि इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च हुआ था अगस्त में, द हिंदू का आर्टिकल है. 2014 में लॉन्च हुआ है. अगला क्वेश्चन वो यही पूछ लेंगे कि मिशन इंद्रधनुष कौन से ईयर में लॉन्च हुआ. 2014 की जगह 15 कर देंगे, 18 कर देंगे या 8 कर देंगे. बी प्रिपेयर्ड. अब नाउ आई वुड कंसिडर दिस ईजी क्वेश्चन. दिस वन EWS लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, ईजी. फंडामेंटल राइट्स लक्ष्मीकांत, ईजी क्वेश्चन. डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो केस हुआ था, ईजी. डिफेक्शन तुम देख रहे हो, लक्ष्मीकांत और इवन प्लस पॉलिटी, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो करंट बेस्ड आ रहे हैं या फिर एग्जैक्ट लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं. तो न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट यार. कोई बोल रहा है कि मत पढ़ो, बट आई वुड से कि पढ़ो. दिस विल हेल्प. इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, आई यूज़ लॉजिक बट गलत हो गया. कैसे बताता हूँ. मेरे को क्या लगा कि इट वॉज लोकेटेड इन चेन्नई. पहली बात तो ये कहीं भी रिटर्न नहीं है, और मुझे लगा भी नहीं कि ये न्यूज़पेपर में भी था कुछ पहले टाइम में. बट मैं बता देता हूँ, मैंने 2 ऑप्शन में आई वॉज कन्फ्यूज्ड. लेट मी टेल यू. Indian Maritime University, it was established through an act of parliament as a central university.
Let's say this is true. It was established to extend the benefits of knowledge. कोई यूनिवर्सिटी बनाई है नॉलेज एक्सटेंड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए. ट्रू. इट वॉज established primarily to support the Indian Navy. यहाँ पे ये स्टेटमेंट मुझे लगा ठीक है, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन चेन्नई. आई थॉट कि ये मुंबई में भी हो सकता है, कोई भी पोर्ट टाउन हो सकता है जहाँ ये लोकेटेड हो और इजीली ऑल्टर किया जा सकता है ये चेन्नई को. मैंने ये मार्क किया, बट दिस इज़ द आंसर. आई मार्क्ड इट रॉन्ग. बट जितना मुझे रिस्क ने क्वेश्चंस में मार्क्स दिलाए हैं उससे बहुत कम मैं क्वेश्चंस गलत किए हैं. नाउ ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग करनी पड़ेगी, डेजर्ट्स करने पड़ेंगे, प्लेटूज देखने पड़ेंगे. मैंने मैप्स बनाए हुए हैं. इफ़ यू गाइज वांट टू टीच मी दोज थिंग्स, आई विल. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगेन टफ क्वेश्चन है क्योंकि बस मुझे आइसोहेलाइन पता था, तो मैं बस इस चीज़ पे आ पाया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लाउड्स. क्लाउड्स पूछा हुआ है ऑर्डर में. NCERT PYQ क्लाउड्स का दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में. पिंक रेवोल्यूशन वॉज फॉर मीट, मुझे बस इतना पता था. यहाँ पे श्रिम्प लिखा हुआ है. पहला गलत था, इतना मैं श्योर था. पहला मैंने काटा, दूसरा इज़ करेक्ट. 3 या 4 में से कोई एक सही है. ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक ऑयल, काला तेल, क्रूड ऑयल समझ आता है. बायोडीज़ल प्रोडक्शन में एक लॉजिक लगा के तुम इसे सही कर सकते हो. येलो रेवोल्यूशन तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि सही है जब तुम्हें फर्स्ट पता है तो. और ये बुक में भी लिखा हुआ है. इकॉनमी कोई पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन दिक्कत वही है. 100th NHAI गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसके बारे में कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. पहली बात, जब एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज़ अ रोड मेकिंग टेंडर्स जो निकालती है, जो ट्रेनिंग देती है. बट 4th ऑप्शन पे आओ तो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है फ्लाइंग ऑफ द व्हीकल्स फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट. देयर इज़ अ ह्यूज नेटवर्क्स ऑफ हाईवे जो एक सिंगल अथॉरिटी के लिए रेगुलेट करना और कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी. यहाँ पे ओवर ग्लोरीफाई कर दिया कि प्रॉपर मैनेजमेंट व्हीकल्स को अप्लाई करती है. दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनडाइजेस्टेबल फैक्ट. अब यही चीज़ है, टोल्स बना दिए NHAI ने, वो फ़ी कलेक्ट कर सकती है, बट एक पूरे हाईवे को सब जगह मेंटेन करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इज़ वेरी टफ. प्रॉपर मैनेजमेंट कंडक्ट करना ट्रेनिंग को हाईवेज़ के लिए, इंजीनियर्स के लिए एट एंट्री लेवल सही है, कर सकती है. प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये भी कर सकती है. दीज 3 आर वेरी जनरल जो एक ऑफिस में बैठ के किए जा सकते हैं, बट दीज इज़ द ग्राउंड टास्क जो एक लिमिटेड अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं कर सकती है. तो एट अ वेरी बिग स्केल, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे है, तो लॉजिक से डी ऑप्शन इज़ रॉन्ग. अगेन नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, PYQ एनालाइज करोगे तो मिनिस्ट्री यूजुअली रॉन्ग देता है. UPSC मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड NCGC वॉज स्टैब्लिश्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस. ये लबासना ने किया था. इट इज़ अ काइंड ऑफ अकेडमी, तो उन्होंने बस अकेडमी का नाम चेंज कर दिया है, ईजीली ऑल्टर कर दिया है मिनिस्ट्री को. आंसर इज़ 2 and 4. यूजुअली मिनिस्ट्री को गलत कर देती है, सिंगल फैक्ट को वो गलत कर देते हैं. अभी आगे भी दिखाया था. अगेन योगा डे के थीम मुझे तो याद नहीं थे यार, तो आई जस्ट यूज़ दिस. 2020 बस मेरे को इस साल का याद था क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ी थी, प्लस न्यूज़पेपर भी पढ़ा था. 9th एडिशन योगा फॉर ह्यूमैनिटी. 23rd वासुदेव कुटुंबकम. 9th एडिशन अभी हुआ था.
और इस साल की G20 की भी यही थीम थी, तो मुझे याद था. सेम विद द 8th, योगा फॉर ह्यूमैनिटी. नाउ गो. ये कैसे आया? मैंने जब D का 3 मार्क कर लिया तो ये हो गया और A का 2 हो गया, बचे 2. B was 7th, year was 21. Yoga for well-being. It was a COVID year. Yoga for well-being. And this 22, 8th, yoga for humanity. After मतलब just it was, there was a so much panic situation, cylinders के लिए इतना सब कुछ वो हो रहा था. There was a theme कि humanity. I just used logic, vague logic, but कोई तुक्का नहीं था. Some people say कि तुक्का लगाया है, but it is not तुक्का, man. I put some logic, some ideology behind the question. ऐसे ही नहीं है कि जय माता दी भी मार्क कर दिया. कुछ तो लगाया है, और कुछ जब यूज़ हुआ है दिमाग तो वो कहीं ना कहीं एफर्ट में तो आएगा. अगेन, इब्सामार, वर्ड ब्रेकडाउन. इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज़ मैरीटाइम. ये यहीं पे लिखा हुआ है इन्होंने. इप्सा इज़ इन न्यूज़. मेरे को ऐसे इसलिए याद था, मैंने बस ब्राज़ील देखा और मार्क कर दिया. बांग्लादेश कहाँ से आ गया? हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ. मैंने ये करंट अफेयर्स की 2 दिन पहले मैगज़ीन देखी थी, RRR करके, शायद सीडीज़ जर्नी वाले भैया निकालते हैं, उनका मैंने देखा था. सेम दिस क्वेश्चन करंट अफेयर्स न्यूज़ पर सब जगह था. टफ क्वेश्चन है क्योंकि याद करना हार्ड है. तुम कितना भी रिलेट कर लेना करंट अफेयर्स को, बट ये चीज़ याद करना, 3 स्टेट्स याद करना इज़ हार्ड. बटरफ्लाई स्पीशीज़. पहले 2-3 क्वेश्चन दिखाए हैं जहाँ पे वो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, 2 एक जैसे ऑप्शंस देके. ब्लू, इसमें भी 50-50 था क्वेश्चन में. कुछ में तुक्का भी लगाना चाहिए भाई. नो नॉलेज, बट टफ था. अगर करना चाहते हो, रिस्क लोगे तो फ़ायदा आए. एंड आई वुड से कि टेक रिस्क इन दिस पेपर. ओनली नॉलेज पे नहीं होगा पेपर. सेम, कंपनी ऑपरेटेड टाइटन सबमर्सिबल. न्यूज़ में बहुत था, इंस्टाग्राम पे सब जगह पे मीम्स शेयर हुए, टीवी पे भी था, न्यूज़पेपर में भी था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. इजी क्वेश्चन. सेम, दिलीप महालनोबिस. मुझे इस क्वेश्चन में पूरे में पता था, जस्ट विद द वेग नॉलेज. दिलीप महालनोबिस को मैंने 4th से, क्योंकि ORS इन्होंने बनाया था और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, इनकी डेथ हुई थी और इनको पद्म विभूषण मिला था. तो आई वॉज एबल टू रिमेंबर कि मैंने बस A को 4 से मार्क किया. D अपने आप 1 हो गया. सुधा मूर्ति इज़ अ वुमेन, नाम से पता लग रहा है यार. सोशल वर्क, एक सोशल वर्क की जनरल टेंडेंसी तुम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? फ्रॉम अ वुमेन. बस इतना लॉजिक लगाया. पब्लिक अफेयर्स भी हो सकता था, बट आई यूज़ दिस कि सोशल वर्क है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, काइंड ऑफ आई मार्क दिस. हॉर्नबिल फेस्टिवल न्यूज़पेपर में रहा है, नागालैंड में होता है. A3 मार्क करोगे, D2 अपने आप हो जाएगा. नाउ B and C. नोंगक्रेम डांस. कुछ जो नाम है ना, वो जो नॉर्थ ईस्ट के पर्टिकुलर नाम है. ये एक हिल का डांस फेस्टिवल है. 112 S400 सब बहुत न्यूज़ में था. फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा. मुझे इतना याद था कि 2008 में इन्होंने बीजिंग में जीता था, बट ये याद नहीं था कि एयर राइफल थी या पिस्टल थी. अगेन आई कैन टेक रिस्क और छोड़ सकता था, बट मार्क कर दिया. गलत भी हो सकता था और गलत हुए भी हैं जो मैंने 50-50 मार्क किए. मैंने दिखाया, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छुपा दिया तुमसे. अगेन टफ क्वेश्चन है, नहीं पता छोड़ दो भाई. सेम, न्यू स्पीशीज़ ऑफ पिट वाइपर. मुझे तो कहीं पेपर में भी नहीं दिखा था.
प्लस किसी के कंपाइलेशन में भी नहीं दिखा हार्ड क्वेश्चन. इट इज़ टफ बिकॉज इट इज़ टफ टू रिमेंबर. बट 50-50 तक आ सकते थे. मेरा गलत हुआ है. कैसे? साइना नेहवाल ओलंपिक्स जीती थी और यहाँ पे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट. दिस इज़ नॉट द नेम विच वी एक्सपेक्ट नाउ डेज इन द टूर्नामेंट्स. सो प्रकाश पादुकोण पीवी. बस आई वॉज कन्फ्यूज. मैंने गलत मार्क किया है. बट ये हार्ड है क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर 3 नाम याद कर लेना, क्योंकि और भी बैडमिंटन टूर्नामेंट्स है, सबका नाम रटते थोड़ी फिरेंगे यार. तो देयर इज़ अ टेंडेंसी टू रिमेंबर. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स रिसेंटली वन द इलेक्शन. टर्की के एर्डोगन. न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो याद रहेगा. जॉर्ज. न्यू. एनी करंट अफेयर्स मैगजीन. एनी करंट अफेयर्स मैगजीन. अगेन 20. लास्ट क्वेश्चन. पिकॉक लोटस. लोटस पिकॉक. एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ये भी 50-50 बन जाता है. मार्क दिस. आंसर इज दिस. आई नो द आंसर. आई मार्क द राइट वन. बट 50-50 भी अगर तुम पहुंच रहे हो तो मार्क कर. कम टू द कंक्लूजन. ईजी क्वेश्चंस करीब करीब 90 थे. हार्ड क्वेश्चंस 30 थे. इसमें से भी हमने लॉजिक लगा के डुएबल क्वेश्चंस निकाल लिए. अगेन लॉजिक से डोंट स्किप 50-50 वाले क्वेश्चंस. बेसिक्स बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे. ज्योग्राफी में इस बार वोकेबलरी बहुत अच्छी यूज़ की है उन लोगों ने. एंड NCERTs पढ़ो, इनफ है. न्यूज़पेपर पढ़ो, PYQs करो. PYQs के अलावा तुम्हें GS के लिए टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है. मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया. स्टिल आई एम स्कोरिंग 60+ मार्क्स. बस किसी के ट्रैप में मत आओ कि CA और साइंस करके ही एग्ज़ाम हो जाएगा. यू हैव टू डू ऑल दीज सब्जेक्ट्स. और जो लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वो इतनी नहीं जा रहे हैं कि अभी UPSC का लेवल मैच कर पाए. फॉग और क्लाउड वाले क्वेश्चंस जो थे वो बहुत, आई वुड से वोकेबलरी उनकी स्ट्रॉन्ग थी. इकोनॉमी तो खैर छोड़ ही दो, कोई पढ़ा नहीं रहा है. बहुत लोग हैं मार्केट में जो ऐसे ही टाल दे रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को. सो यू हैव टू वर्क ऑन देम. नेक्स्ट इज़ लर्निंग्स क्या है वीडियो से. रीड क्वेश्चंस केयरफुली, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पेपर से ही कर दिए. अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. डोंट स्किप 50-50 वाले क्वेश्चंस. दिस विल फेच यू मार्क्स इन द एंड. PYQ plus NCERT plus current affairs. Enough for basics understanding. If you attempt 6 questions by logic, let's say 3 are wrong, but you will get positive marks after that also. और यही रेशियो होने वाला है. PYQ प्रैक्टिस करो, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करो जो मैंने बताई कि डेट्स यूजुअली रॉन्ग देता है UPSC. These are general things I have derived from the paper, and people who marks more, who get more marks in GS paper do this thing only. There is no hard and fast rule. वो कहीं और से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं. Same PYQ, how to deal with them I will tell you. PYQs करने पड़ेंगे CAPF, NDA, CDS तीनों के. Don't purchase any course. Enough content is available for free on YouTube. Don't come in the trap of coaching institutes, sugar-coated sayings के साथ मिल के करेंगे सब हो जाएगा. Don't come into all this. If you want to prepare, there is enough content available for free. Just start preparing. And this time 6908 students or aspirants have cleared the exam. All the best to all of them for their SSBs and work hard. Jai Hind.